नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हेमा जोशी के उपन्यास दो पलकों की छांव में इसके साथ उपस्थित हूं। हेमा जोशी कुमायूं में पैदा हुई। कुमाऊनी होने में उनको बड़ा गर्व महसूस होता है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह अल्मोड़ा में हुई। वही उनकी जन्मस्थली है। वो अपने को कुमाऊनी कहती हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। लंबे समय से प्रयागराज में रही। अंग्रेजी विभाग से वहाँ उन्होंने डीफिल की उपाधि प्राप्त की और वहीं लेक्चरर रही और लगभग 36 वर्षों तक अंग्रेजी का प्राध्यापन किया, वही पढ़ाया, तमाम शोध कराए और अपने विभाग की पहली महिला थी जो डीफिल की उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त पहली महिला प्रोफेसर होने और लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग आदि संस्थाओं से जुड़ी रही। प्रयागराज में ही रहती हैं। जीवन के 80वें दशक में भी प्रवेश कर चुकी हैं और यह उनकी का पहला उपन्यास है। कायदे से जिस तरह की भाषा है हेमा जोशी के पास, जिस तरह से संस्मरण का वितान है, यह पुस्तक बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। इस पुस्तक के बारे में प्रसून जोशी का वक्तव्य है कि सच तो यह है कि अगर आपके अंदर की लौ जली हो तो बार बार आप बाहर किसी चीज़ की तलाश में नहीं उलझते हैं। हेमा जी के अवचेतन मन में एक दीप सदा से जलता रहा जिसका प्रकाश बहुत पहले पुस्तक के रूप में आ जाना चाहिए था। यही बात इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने भी कही है। विशेष बात यह कि एक ऐसी युवती जिसने युवावस्था में पहाड़ को छोड़ा शिक्षा हासिल करने के लिए और जीवन के आखिरी पड़ाव में उपन्यास को लिखा, वे अपने संस्मरणों में न तो अल्मोड़ा को भूल पाई, न तो पहाड़ को भूल पाई, न तो अपने बचपन को भूल पाई, न प्रकृति को भूल पाई। यहाँ तक कि इस कथानक को लिखते हुए उन्होंने जिस तरह की पारदर्शिता का प्रयोग किया है और जिस तरह से अपने संस्मरणों को बांधा है, वह कहीं न कहीं इस बात को बताने की कोशिश करता है कि हेमा जोशी ने युवावस्था में जिस तरह के प्रेम की आकांक्षा की होगी, लगभग उम्र के 7 दशक बीत जाने के बाद, यानी अगर उनके मन की कोपलों में जो प्यार है वह टीन एज की उम्र में शुरू हुआ होगा और आज अगर वो 80 के दशक में हैं तो जिस तरह के आदर्श प्रेम की वह कल्पना कर रही होंगी वह कहीं न कहीं इस उपन्यास में दिखता है। इस पुस्तक के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग राय दी है। खास बात यह है कि इसमें प्रोफेसर चंद्रकला पाड़िया का जिक्र है कि उन्होंने इसका शीर्षक रखा है। चंद्रकला पाड़िया मेरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिलॉसफी की पॉलिटिकल साइंस की अध्यापक रह चुकी हैं। इस तरह से मेरे भी संस्मरण कहीं न कहीं काशी और बनारस से जुड़ गए इस पुस्तक को पढ़ते समय। और यह कहानी एक लड़की की कहानी है जो कॉलेज में जाती है, पहाड़ से निकल के जाती है। वही अल्हड़ता उसके अंदर है, वही प्रकृति का राग है, वही प्रेम का राग है। वहाँ वह प्रयागराज जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वहाँ एक लड़के से मिलती है और जिस लड़के के प्रेम में, यह उस समय का प्रेम है जब जिस ज़माने में आप एक दूसरे को देखते थे, कोमल भावनाओं को महसूस करते थे, लेकिन आपके पास कोई सोशल मीडिया जैसा माध्यम नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करता था और सामाजिक मान्यताएं इस तरह की होती थी कि अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए भी आपको किसी न किसी सहयोगी की ज़रूरत पड़ती थी। कोई सखी, कोई भाई, कोई मेरा फुफेरा भाई जो आपका प्रिय और आत्मीय है, वह आपके प्रेम को कहीं न कहीं परवान चढ़ाने की कोशिश करता था। विशेष बात यह कि यह सब कुछ अवचेतन मन में याद आता है उस नायिका को जो इस उपन्यास में शामिल है और जो मेहा
के नाम से लिखा है उन्होंने यह कि 70 वर्षीय मेहा अब यूनिवर्सिटी में लौटी है और वह अपनी अतीत और अवचेतन में अपनी युवावस्था के दिनों को और प्रेम के दिनों को, उन दिनों को याद कर रही है कि कैसे वह इस महानगर में आई जिस महानगर ने उसको इतना सम्मान दिया और जहाँ ज्ञान के भंडार के साथ साथ उसने अपने प्रेम को पाया। मेहा के जीवन का जो राज है, राज वह नायक है जिसकी तरफ मेहा आकर्षित होती है। जीवन के आखिरी पड़ाव में जब राज के जीवन का आखिरी समय है, जब वह यह कहता है कि तुमको इस आखिरी पड़ाव में जीवन के मैं तुम्हारे साथ अगर बंधता हूँ तो मैं तुम्हें इससे इतर कुछ भी नहीं दे सकता। यह कौन सी त्रासदी है कि राज को पाने के बाद भी मेहा के जीवन में प्राप्ति का संतोष तो है लेकिन खोने का बेछोड़ भी। वो कौन सा कालखंड था, किस तरह से उनके बीच प्रेम पनपा, किस तरह से उन्होंने अपने प्रेम को परवान चढ़ाया, कौन से संघर्ष बीच में आए। जब बच्चे बड़े हो गए तो उम्र के इस पड़ाव पर क्यों उस दौर को याद करने की जरूरत मेहा को पड़ी, जब उसका नैहर, उसका मायका, उसका अतीत, उसके प्रेमी, उसकी सखियां और वह राज के साथ का वह पल, कैसे उसकी मुलाकात होती है, कैसे शादी ब्याह में जाते हैं, कैसे राज के पिता से उसका मिलना होता है, किस तरह से राज और मेहा के प्रेम की कहानी चारों तरफ फैलने लगती है। और जब प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करने की बात आती है तो किस तरह से राज के जीवन में ऐसा स्वास्थ्यगत हादसा होता है कि वह एक बार टूटने सी लगती है और अंततः अपने प्रेम को पाने के लिए वह इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है कि भले ही वह राज को खो देगी लेकिन वह एक संतुष्टि उसको प्रदान करना चाहती है। प्रेम के एक बहुत ही कोमल तंतुओं और भावों को छूता हुआ यह उपन्यास आपको पहाड़ के जीवन से जुड़ी हुई दूसरी जो बड़ी कथाकार हैं शिवानी, उनकी याद दिलाता है। बहुत बार यह मध्य जो एक दौर था 60 और 50 के दशक का, उस दौरान जो कहानीकार थी मालती जोशी और सूर्यवाला, इनके कहानियों की याद दिलाता है, उनके कहन की याद दिलाता है। कई बार इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको उषा प्रेमवदा की याद आएगी और कई बार आपको नमिता गोखले जो कि एक बड़ी पहाड़ी कथानक की कथाकार हैं, हालांकि अंग्रेजी में लिखती हैं, आपको उनकी भी याद आएगी। यह भाषा निश्चित रूप से प्रसून जोशी के पास है, जो उनके गीतों में दिखता है, वो जब किस्सा गोई करते हैं तो उसमें भी दिखता है। हेमा जोशी जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने अपने संस्मरणों पर आधारित यह एक प्रेम परक उपन्यास लिखा जो कम से कम 60, 70, 80 के दशक में विश्वविद्यालय में रहने वाले लड़कों को, लड़कियों को प्रभावित करेंगे और उन्हें अपने अतीत में ले जाएंगे, प्यार के उस दौर में ले जाएंगे जब आज जैसी आपाधापी मारामारी नहीं थी। संवेदना के कोमल तंतु तब भी बचे थे। आकर्षण क्या होता है प्रेम का, प्रेमिका और प्रेमी के मिलन का क्या प्रभाव होता है एक दूसरे पर, एक दूसरे को पाने के लिए और एक दूसरे को चाहने के लिए किस तरह से की गतिविधियां उस दौर में होती थी, यह सब कुछ आपको जीवंत आपके सामने हो जाता है। इस पुस्तक को राका प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। 202 पृष्ठों के इस उपन्यास का मूल्य 200 रुपये है। हार्ड बाउंड संस्करण है। उम्मीद है कि अगर आप अच्छी कहानियों को, अच्छे उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं और उस दौर के प्रेम को समझना चाहते हैं तो इस उपन्यास को आप खरीद कर पढ़ेंगे। साहित्य तक के इस एपिसोड में आज इतना ही। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।